सिगमंड फ्रॉइड, मनोविज्ञान में ये नाम सुनते ही कई सारी बातें दिमाग में घूम जाती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ही प्रभावशाली और विवादास्पद भी। सही कहा। आज हम उन्हीं के कुछ खास विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि कैसे उनकी सोच ने साइकोलॉजी की दुनिया ही बदल दी थी। हाँ, उन्हें मनोविश्लेषण का आप कह सकते हैं फादर माना जाता है। उनकी सोच वाकई में क्रांतिकारी थी उस समय के हिसाब से। तो आज हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि फ्रॉइड के वो कौन से खास आइडिया थे, क्यों वो इतने असरदार हुए और आज भी उन पे इतनी बात क्यों होती है। हाँ, जबकि काफी आलोचना भी हुई है उनकी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया हमारा अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। एग्जैक्टली। ये फ्रॉइड के काम का कोर था। उनका ये मानना था कि हमारी ज्यादातर जो फीलिंग्स हैं, इच्छाएं हैं, डर हैं, यादें हैं, वो हमारे मन के एक ऐसे हिस्से में दबी हुई हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। अच्छा। हाँ, लेकिन वो हमारे व्यवहार पर, हमारे एक्शंस पर बहुत गहरा असर डालती हैं। ये सोचना ही उस समय के लिए बहुत रेडिकल था। तो हम जो करते हैं उसके पीछे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे हम खुद ही अनजान हैं। ये तो काफी हाँ, काफी दिलचस्प है। और उन्होंने इसे समझने के लिए एक स्ट्रक्चर भी दिया। हाँ, वो इड, ईगो, सुपर ईगो वाली बात। बिल्कुल। उन्होंने मन के ये 3 हिस्से बताए, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड को आप समझ सकते हैं कि वो हमारे अंदर का वो हिस्सा है जिसे सब कुछ फौरन चाहिए, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। हाँ, तत्काल सुख। हाँ, बिना किसी नियम की परवाह किए। दूसरी तरफ है सुपर ईगो, वो नैतिकता वाला पार्ट। हाँ, वो समाज के नियम, नैतिकता, सही गलत, इसका हिसाब रखता है। एक तरह से हमारा इंटरनल जज। ओके। और फिर आता है ईगो, जो बेचारा असल दुनिया की सच्चाइयों को देखते हुए इन दोनों इद और सुपर ईगो के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। हाँ, संतुलन बनाने की, तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर। तो फिर इनमें टकराव भी होता होगा, इड कुछ चाहता है, सुपर ईगो रोकता है। बहुत होता है। और इसी टकराव से फ्राइड के अनुसार चिंता या बेचैनी एंजाइटी पैदा होती है। अच्छा, एंजाइटी। हाँ, और यहीं पर ईगो का एक और इम्पोर्टेंट रोल आता है। वो हमें इस एंजाइटी से बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाता है। तरीके? कैसे तरीके? जिन्हें फ्राइड ने कहा रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, ये सुनने में इंटरेस्टिंग है। स्रोत में कुछ उदाहरण भी थे शायद। दमन, इनकार। हाँ, रिप्रेशन यानी दमन, डिनायल यानी इनकार, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण, कई सारे हैं। ये काम कैसे करते हैं? जैसे दमन में हमारा मन अनजाने में ही किसी दर्दनाक याद को या किसी ऐसी इच्छा को जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसे कॉन्शियस माइंड से बाहर धकेल देता है। हम उसे भूल जाते हैं, जानबूझकर नहीं, पर वो दब जाती है। हाँ, वो चेतना से हट जाती है। या जैसे इनकार, डिनायल, उसमें हम किसी कड़वी सच्चाई को मानने से इनकार कर देते हैं। जैसे कोई बुरी खबर मिली और हम कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा। और प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन में हम अपनी खुद की जो अस्वीकार्य भावनाएं या विचार हैं उन्हें दूसरों पर डाल देते हैं। हमें गुस्सा आ रहा है पर हम कहेंगे कि सामने वाला हमसे गुस्सा है। ओह, ओके। तो ये सब अनजाने में होता है? हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर होता है ताकि हमारी जो चिंता है वो कम हो सके। ईगो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो एक तरह से ये हमारे लिए फायदेमंद हुए? हाँ, कुछ हद तक। ये हमें डे टू डे लाइफ की मुश्किलों से डील करने में मदद करते हैं। लेकिन फ्रॉइड का ये भी मानना था कि अगर हम इन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाएं या गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारी ग्रोथ रोक सकते हैं। हम सच्चाई का सामना करने से बचते रह सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं। समझ गई। अच्छा, फ्रॉइड ने सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सपनों के बारे में भी बहुत कुछ कहा था। ड्रीम एनालिसिस। हाँ बिल्कुल। फ्रॉइड सपनों को अचेतन मन तक जाने वाली शाही सड़क कहते थे। उनका मानना था कि हमारे सपने सिंबॉलिक होते हैं। सिंबॉलिक मतलब उनमें हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे डर, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, वो सब प्रतीकों के रूप में, छिपे हुए रूप में सामने आते हैं। अच्छा, और उन्होंने व्यक्तित्व विकास के कुछ चरण भी बताए थे, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। हाँ, वो भी उनके सिद्धांत का एक अहम हिस्सा था। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल स्टेजेस। उनका मानना था कि बचपन में हर स्टेज पर कुछ खास शारीरिक जरूरतें और सामाजिक संघर्ष होते हैं
और उनसे हम कैसे निपटते हैं, ये हमारे बड़े होने पर हमारी पर्सनालिटी को आकार देता है। जैसे ओरल स्टेज में शायद खाने पीने से जुड़ा सुख और निर्भरता के मुद्दे, हाँ बिल्कुल। और एनल स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग और कंट्रोल के मुद्दे। ये सब उस समय काफी कंट्रोवर्शियल आइडियाज थे। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल भी आता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि फ्रॉइड के कई विचारों की, खासकर इन स्टेजेस की या सपनों के मतलब निकालने की कोई ठोस वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई है। काफी आलोचना हुई है। सही बात है। उनके मेथड्स साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए मुश्किल थे। कई कॉन्सेप्ट्स को साबित करना या गलत साबित करना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सवाल वही है, इतना गहरा असर क्यों? आज भी हम फ्रॉइड की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये बात सच है कि आज का मनोविज्ञान फ्रॉइड के समय से बहुत आगे निकल गया है। उनके कई सिद्धांत या तो बदल दिए गए हैं या खारिज कर दिए गए हैं। लेकिन उन्होंने जो नींव रखी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने पहली बार ये इतने जोर देकर कहा कि हमारे मन का एक अनदेखा अनजाना हिस्सा है जो हमें चलाता है। बचपन के अनुभव मायने रखते हैं। और थेरेपी का आइडिया कि बातचीत से मदद मिल सकती है। एग्जैक्टली। साइकोडायनामिक थेरेपी आज भी इस्तेमाल होती है, जो सीधे सीधे फ्रॉइड के काम से ही निकली है। भले ही अब वो काफ़ी बदल गई है। अचेतन मन, डिफेंस मैकेनिज्म, ट्रांसफरेंस, ये कॉन्सेप्ट्स आज भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में मायने रखते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने वो दरवाज़ा खोला जिससे हम मन की गहराइयों में झांक पाए, भले ही अंदर का नक्शा बदल गया हो। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने सवाल पूछने का एक नया तरीका दिया, और उनका असर सिर्फ साइकोलॉजी पर ही नहीं बल्कि लिटरेचर, आर्ट, हमारी पूरी कल्चर पर पड़ा है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने फ्रॉइड के मनोविश्लेषण के कुछ कोर आइडियाज देखे। अचेतन मन, ईड ईगो, सुपर ईगो, डिफेंस मैकेनिज्म, हाँ, और स्वप्न विश्लेषण और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस का भी जिक्र किया, और ये समझा कि आलोचनाओं के बावजूद उनका प्रभाव क्यों बना हुआ है। ये तो साफ है कि फ्रॉइड एक जटिल फिगर थे और रहेंगे। उनके विचार हमेशा बहस का मुद्दा रहेंगे शायद। हाँ, लेकिन उन्होंने हमें अपने अंदर झांकने का, अपने व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करने का एक फ्रेमवर्क जरूर दिया। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो फ्रॉइड के काम से ही जुड़ा है। आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे छोटे बड़े फैसलों में, हमारे रिश्तों में कितना कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारे अचेतन मन की गहराइयों से आ रहा हो, जिसके बारे में शायद हमें खुद भी पता न हो। सोचने वाली बात है।